शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर को मिली एक गुड न्यूज के साथ। पीएम मोदी ने आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। करीब 210 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से लेकर देहरादून की दूरी अब 6 घंटे से घटकर महज 2.5 से 3 घंटे रह गई और इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली के बहुत ही सघन इलाके के ऊपर से गुजरता ये हाईवे लोकल पब्लिक को भी बहुत राहत देने वाला है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण है एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का ग्रीन एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो राजाजी टाइगर नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है। कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे है, डोर है और इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कुल 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, मतलब दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होता है और फिर दिल्ली से बाहर निकलते ही ये गाजियाबाद के लोनी इलाके से सहारनपुर से होते हुए उत्तराखंड में प्रवेश कर जाता है। देहरादून से एक्सप्रेसवे का अंतिम गंतव्य होगा। देहरादून में एंट्री एग्जिट पॉइंट आशारोड़ी एरिया के पास है। अगर आप कार से एक्सप्रेसवे का सफर करते हैं तो दिल्ली से देहरादून तक आप 675 रुपए का टोल देकर पहुंच सकते हैं। हालांकि अगर आप 24 घंटे के भीतर वापसी करते हैं तो आपको दोनों तरफ का टोल मिलाकर 1010 रुपए देना होगा। खास बात यह है कि दिल्ली में अक्षरधाम के लोनी बॉर्डर तक पहले 18 किलोमीटर का हिस्सा टोल फ्री है। इस एक्सप्रेसवे पर टोल का कलेक्शन पूरी तरह से फास्टैग ऑटोमेटेड होगा। मुंबई के गोरेगांव में नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में चल रहे लाइव कॉन्सर्ट में उस वक्त मातम पसर गया जब ड्रग्स के ओवरडोज ने 2 छात्रों की जान ले ली। यानी मुंबई में ड्रग्स का खेल खत्म नहीं हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। म्यूजिक, डांस और पार्टी के माहौल के बीच कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। नेस्को सेंटर में आयोजित लेट नाइट कॉन्सर्ट में करीब 25 MBA स्टूडेंट्स पार्टी में शामिल हुए थे। शुरुआत में भरपूर एनर्जी और फुल एक्साइटमेंट था, लेकिन कुछ ही देर में सांस लेने में दिक्कत होने लगी, चक्कर और शरीर में ऐंठन के साथ हालत बिगड़ने लगी। 3 छात्रों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 छात्रों की मौत हो गई और एक छात्रा अभी भी ICU में है। मामले में जब जांच की गई तो पता चला कि इन छात्रों ने 2 येलो पिल यानी MDMA का कंज्यूम किया था, जिससे ओवरडोज हुआ। MDA यानी मेथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन एक सिंथेटिक साइकोएक्टिव ड्रग है। एक्सटेसी या मॉली कहा जाता है। बॉडी में ये एनर्जी और एक्साइटमेंट बढ़ाता है। इसकी ओवरडोज से आपके दिल की धड़कन रुक सकती है, ऑर्गन फेल हो सकते हैं और सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित होती है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इवेंट ऑर्गेनाइजर, स्टूडेंट्स और ड्रग सप्लायर शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि मुंबई में कब तक ड्रग्स का चलन यूं ही युवाओं की जान लेता रहेगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्मार्ट मीटर को लेकर गदर मच गया। बिजली बिलों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में स्थानीय महिलाओं ने बिजली घर पर प्रदर्शन किया और इस दौरान महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं के हाथों में लाठियां, बिजली विभाग के खिलाफ महिलाओं की नारेबाजी, बिजली विभाग के कार्यालय में घुसकर हंगामा। तस्वीरों में आप देखिए कुछ महिलाएं तो अधिकारियों की कुर्सियों पर बैठकर अपना विरोध जताती नजर आई। इस दौरान कई महिलाओं के हाथों में डंडे भी थे और वो लगातार नारे लगा रही थी। सभी महिलाओं ने ऑफिस में जमकर हंगामा किया, अधिकारियों के खिलाफ खूब नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली के बिलों में अचानक से इजाफा हुआ। इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्साई महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल स्मार्ट मीटर को लेकर इलाके में काफी आक्रोश बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में झंडे बवाल मच गया और 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि उसने हिंसक रूप ले लिया। घटना गोपालपुर गांव की बताई जा रही है। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की के बाद पथराव होने लगा, क्योंकि गांव के स्मृति द्वार पर लगे विश्व हिंदू परिषद के झंडे को हटाकर कुछ अराजक तत्वों ने भीम आर्मी का झंडा लगा दिया, जिसको लेकर विरोध शुरू हुआ और धीरे धीरे बवाल में तब्दील हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया। नीला झंडा उतरवाकर मामले को शांत कराया। साथ ही दोनों पक्षों के 30 लोगों पर नामजद और अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर CCTV के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल मौके पर शांति कायम है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जहां से 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लुटेरी दुल्हन गैंग लोगों को शादी का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठते थे, लेकिन अब पुलिस ने इनका सारा खेल बिगाड़ दिया और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं भोले भाले लोगों की शादी का झांसा देती थी और उनसे मोटी रकम ऐंठती थी। पैसे मिलने के बाद शादी से इनकार कर फरार हो जाती थी।
ये खुलासा तब हुआ जब राजस्थान के प्रतापगढ़ के रहने वाले पीड़ित ने 11 अप्रैल 2026 को नानाखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्हें मंदसौर के एक व्यक्ति ने इंदौर में लड़की दिखाने का झांसा दिया। लड़की पसंद आने पर आरोपियों ने शादी तय करने के लिए 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। पैसे लेने के बाद आरोपियों ने पीड़ित पक्ष को उज्जैन भेज दिया और फिर शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद स्पेशल टीम का गठन किया गया और लुटेरी दुल्हन गैंग की 2 महिलाएं को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी महिला अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मध्य प्रदेश की सतना जेल में बंद 6 कैदियों को आज रिहा किया गया। ये सभी कैदी मध्य प्रदेश के अलग अलग 6 जिलों के रहने वाले हैं और इनमें से एक कैदी जेल से लखपति बनकर निकले। सतना केंद्रीय जेल में आज सुबह एक भावुक क्षण देखने को मिला। लंबे सालों तक सलाखों के पीछे रहने के बाद ये 6 बंदी आज स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। सभी ने आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें समय पूर्व रिहाई मिली। सजा काटने के दौरान ये कैदी कुशल श्रमिक बन गए। कोई मिस्त्री बनकर बाहर निकला तो किसी ने फर्नीचर बनाना सीख लिया था, कोई लोहारगिरी का काम करने लगा तो कोई पेंटर बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक सुनील साकेत नाम के कैदी ने 1,07,570 रुपए का पारिश्रमिक पाकर लखपति बना। रिहा होने पर इसके अलावा सभी कैदियों को जेल ने एक भागवत गीता और एक वृक्ष देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़कर जीवन में आगे अच्छे कार्य करने का संदेश दिया है। और अब बात करते हैं बिहार की। बीते 2 दशक से सत्ता की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार जहां अपने इस्तीफे के साथ ही आज बिहार के लिए इतिहास बन गए, तो वहीं बीजेपी ने भी आज इतिहास रच दिया। बीते कई सालों से बड़े भाई की भूमिका निभाने को बेताब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर बिहार में अपनी सियासत को नया गेयर लगा दिया है। सम्राट चौधरी को इस बार डिप्टी सीएम के साथ ही गृह मंत्री का पद दिलवाकर बीजेपी ने उन्हें भविष्य का चौधरी बनाने की तैयारी कर ली थी। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे और बिहार चुनाव के ठीक 5 महीने बाद सम्राट बिहार के सबसे बड़े आदमी बन गए। एक तरफ नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी सीएम चुने जा रहे थे। हमारे पार्टी के ये तीसरा और चौथा जनरेशन है और वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए कि बिहार के राजनीति में और देश की राजनीति में एक अच्छा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार में बिहार के लिए स्वर्णिम काल की तरह अगले 5 साल होंगे, जिस पर सम्राट ने सबका आभार जताया। कल ये औपचारिकता शपथ लेने के साथ ही आधिकारिक हो जाएगी। देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक कार्यक्रम में शामिल लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस कार्यक्रम में खुद नीतीश कुमार भी थे जो अंबेडकर जयंती पर उन्हें नमन करने पहुंचे थे, लेकिन अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वीडियो में देखिए, मधुमक्खियों के बचने के लिए लोग अपने गमछे और हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें भगाया जा सके। सैकड़ों की संख्या में काफी देर तक लोग उनसे बचने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन अधिकारियों के साथ लोगों को मधुमक्खी ने टक मार दिया। गनीमत रही कि नीतीश कुमार को अधिकारी किसी तरह सुरक्षित वहां से निकाल कर ले गए। आखिरकार सुरक्षा के लिहाज से कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने 3 घंटे में ही 40 लाख की लूट का मामला सुलझा लिया। दरअसल एक व्यापारी के पास से कुछ लुटेरे लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए और जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपी कारोबारी का ही नौकर निकला और नौकर ने ही अपने कारोबारी मालिक को लूटने का प्लान बनाया था और इसके लिए अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ मिलकर साजिश रची। ये अपने घर से 40 लाख रुपए नकदी लेके आ रहे थे 2 बैग्स में, इनके अलावा कागज भी थे। जब ये यहाँ पे पहुँचे तो थोड़ा सा सुनसान इलाका होता है, तो यहाँ पे इनके सामने एक स्कूटी आई, उसने इनको रोका, इनको थप्पड़ मारे, इनके नौकर को भी थप्पड़ मारे जो साथ में बैठा था, इनके बैंक छीन के वो भाग गया। जिसके बाद तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, लेकिन पूछताछ के दौरान नौकर की बातों पर संदेह हुआ। वहीं सीसीटीवी फुटेज तलाशने के बाद पुलिस ने नौकर की पत्नी और रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। इस साजिश में उसकी पत्नी ने भी साथ दिया था। इस पूरी प्लानिंग में आरोपी के रिश्तेदार के घर से ही पैसे बरामद हुए हैं। आरोपी ने बताया कि वो कर्ज से परेशान था और जिस वजह से ये साजिश रची। गुजरात के जूनागढ़ इलाके से शेर की रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जंगल का राजा शेर एक खुले कुएं में गिर गया। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने खुद शेर की रेस्क्यू का वीडियो शेयर किया है। बांदर के एक खेत में शिकार की तलाश में भटका एक शेर अचानक खुले कुएं में गिर गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे तक बेहद सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।
टीम ने रस्सियों और क्रेन की मदद से शेर को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की। बेहद सावधानी के साथ हर कदम उठाया गया ताकि शेर को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाला जा सके। आखिरकार मेहनत रंग लाई और शेर को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया गया। शेर को बिना किसी चोट के जसाधर एनिमल केयर सेंटर में निगरानी के लिए भेजा गया है। वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी टल गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध प्लॉटिंग पर सरकार का बुलडोजर चला है। अहमद और एहसान अली ने बिना नक्शा पास कराए 18 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग शुरू कर दी थी और जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली तो जांच की गई। दस्तावेज न होने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। क्योंकि अवैध का इलाज सिर्फ बुलडोजर है, फिर चाहे वो घर हो या फिर कुछ और। अगर अवैध है तो उसका मिट्टी में मिलना तय है। सीतापुर के एहसान और अहमद ने शायद नहीं सोचा होगा कि वो किस तरह से अवैध निर्माण करा रहे हैं और वो उसकी नींव ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। तस्वीरों में देखिए योगी का बुलडोजर पहले तो प्लॉट के आलीशान गेट को जमींदोज करता है और फिर प्लॉट के आसपास खड़ी की गई दीवार को धराशाही कर देता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से लैंडस्लाइड की दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर चुरा उपमंडल में अचानक से भीषण भूस्खलन हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। भूस्खलन की वजह से इलाके में सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई। जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहीं इसकी तस्वीर भी सामने आई जहां भूस्खलन के पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। इसमें मिट्टी, पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स दिखे। चंबा के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में हुए लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे सड़क मार्ग बाधित हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना के समय कई लोग मौके पर थे, लेकिन समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर बड़ी दुर्घटना टल गई। भूस्खलन इतना तेज था कि आसपास मौजूद लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। प्रशासन ने फिलहाल राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। रोमन कैथोलिक चर्च के 267वें पोप और वाटिकन सिटी के संप्रभु पोप लियो 14वें ने अब से ईरान जंग का विरोध किया है और तब से डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका विवाद बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पोप लियो को विदेश नीति के लिए खराब बताया और उसके ठीक बाद एक तस्वीर के जरिए खुद को जीसस क्राइस्ट के तौर पर पेश कर दिया, जिस पर बवाल मच गया है। पोप और ट्रंप में तनाव बरकरार है। अब पोप ने ट्रंप को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो युद्ध के खिलाफ बोलते रहेंगे, जिसके बाद ट्रंप ने भी पोप को टारगेट किया। No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead. ट्रंप के लिए कहा जाता है कि वो अभिमानी है, स्वार्थी है, अस्थिर है, तानाशाह है, मनमानी करते हैं और अनिश्चित है। और अब बात करते हैं जेनजी की। जेनजी सिर्फ पेचेक के लिए काम नहीं कर रही, वो चाहती है पर्पस और पैशन दोनों। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स वायरल हो रहे हैं और यही हॉबीज अब साइड हसल बन रही हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ट्रेंड है या फिर करियर और फाइनेंशियल फ्रीडम का नया तरीका। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हॉबीज से हसल तक, पेंटिंग, फोटोग्राफी, गेमिंग, बेकिंग। जो जेनजी पहले सिर्फ एंजॉय करती थी, अब वही इनकम सोर्स बन रही है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ETSY शॉप्स, पैट्रियन अकाउंट्स और टिकटॉक मोनेटाइजेशन के जरिए वो अपने स्किल से पैसा कमा रहे हैं। साइड हसल सिर्फ पैसे का जरिया नहीं, ये पहचान, क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंस भी दे रहे हैं। पैशन प्रोजेक्ट, साइड हसल्स, सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन, फ्रीलांसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिव स्किल्स से अर्निंग, इंडिपेंडेंस से रिकॉग्निशन। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं जब हॉबी काम बन जाए तो मोटिवेशन भी बढ़ता है, लेकिन ओवरवर्क का रिस्क भी है। बैलेंसिंग पैशन और प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन चैलेंज है। जेनजी कहते हैं अगर मैं खुद अपनी स्किल मोनेटाइज कर सकती हूँ तो जॉब सिर्फ फॉल बैक है। पैशन और प्रेशर, एक्सपर्ट मानते हैं डिजिटल टूल्स ने क्रिएटिविटी को बिजनेस में बदलना आसान कर दिया है। जेनजी सीख रही है मार्केटिंग, कस्टमर मैनेजमेंट, ऑनलाइन एंगेजमेंट। सिर्फ टैलेंट दिखाना ही काफी नहीं, लेकिन इस ट्रेंड का सबसे बड़ा फायदा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दोनों। जेनजी की हॉबीज
अब सिर्फ लेजर नहीं, ये उनका इनकम, करियर और आइडेंटिटी बन रही है। डिजिटल एज में क्रिएटिविटी ही कैपिटल बन रही है और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है। पैशन को फॉलो करो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।